वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे नए वीडियो में आपको मैं फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर का अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। आज उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आज हम दूसरे ऑर्गेनेल्स को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नाम आपको पहले से ही मालूम होगा, आप लोग इसको पढ़े हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में सेल को पढ़ाते समय या सेल का स्ट्रक्चर बनाते समय मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों कोई स्ट्रक्चर्स दो होते हैं, वो अप्रॉक्स एक जैसे ही होते हैं, बट क्योंकि इनकी लोकेशन और फंक्शन अलग अलग है इसलिए इनको अलग ऑर्गेनेल्स में रख करके हमें पढ़ाया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जाना जाए तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक ने 1873 में डिस्कवर किया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को 1873 में कैमिलो गोल्गी ने इसे डिस्कवर किया था और बताया था कि इसमें लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लिपिड का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम उन्होंने दिया था लाइपोकॉन्ड्रिया। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिपिड का परसेंटेज ज़्यादा है या लिपिड का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम दिया गया लाइपोकॉन्ड्रिया। जब प्लांट सेल्स में इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इसे हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस किया जा रहा है तो उसके दो तीन नाम आ रहे हैं, जिसमें पहला कैमिलो गोल्गी के द्वारा दिया गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि इसमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, लिपिड ज़्यादा स्टोर रहता है, तो इसका नाम आया लाइपोकॉन्ड्रिया। एंड फाइनली इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड बात आती है इसकी अकरेंस की, ये पाया कहाँ जाता है। तो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोकैरियोट को छोड़ करके सारे सेल में मौजूद है। प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे छोड़ दिया जाए तो ऑल एनिमल्स एज वेल एज प्लांट सेल्स सब में गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारा मौजूद है या अवेलेबल है। बात नंबर की आती है कि इसकी संख्या कितनी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की पर सेल। तो उसके बारे में ये बताया गया कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में स्पेशली इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो रैट के लीवर पे हुआ था। तो रैट के लीवर में इसकी संख्या जो है 50 के पास जाती है, मतलब इसकी नंबर जो है वो 50 के लगभग है रैट के लीवर में। और एक एनिमल्स है प्रोटोजोआ का जिसको हम लोग पैरा अमीबा बोलते हैं। पैरा अमीबा में इसकी संख्या 2 होती है। पैरा अमीबा में इसकी संख्या 2 होती है। तो मैं आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नंबर के बारे में बता रहा था कि इसकी नंबरिंग जो है हर एनिमल्स में, हर प्लांट्स में वेरी करती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल पैरा अमीबा प्रोटोजोआ का एनिमल्स है, उसके में इसकी संख्या जो होती है 2 होती है और रैट के लीवर में इसकी संख्या 50 जाती है, 50। जहां तक प्लांट की बात करें तो प्लांट में इसकी संख्या 20,000 पाई जाती है एल्गी में। एक सेल में इसकी संख्या 20,000 जाती है। रूट में इसकी संख्या 500 से ऊपर होती है। यानी कहने का मतलब है प्लांट सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो 3 चीज़ हो गई, हिस्ट्री इंक्लूड हुआ, अकरेंस इंक्लूड हुआ और नंबर इंक्लूड हुआ। बात आती है स्ट्रक्चर की। तो मैंने अभी पीछे बोला है कि इसका स्ट्रक्चर और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एक जैसे ही है, क्योंकि मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, सिस्टर्नी, टिब्यूल, वेसाइकल। उसी तरीके से हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड वेसाइकल। 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये है क्या क्या, इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले जो इसमें सिस्टर्नी है, जो हमारा ये जो मैंने बनाया है ये स्ट्रक्चर, ये जो सिस्टर्नी है ये एक के ऊपर एक स्टैक के तरह लगे होते हैं। जैसे कहने का मतलब किताब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाया जाता है, उस तरीके से ये एक के ऊपर एक लगे हुए हैं।
तो जो डिक्टियोसोम का इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है कि वो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं या स्थित होते हैं, इनको नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम, इसीलिए इसका नाम डिक्टियोसोम पड़ा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम को एक लैंग्वेज में और बताया जा सकता है कि ये यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है डिक्टियोसोम। देन अगर हम सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अगर देख रहे हैं इसमें, तो सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सॉसर शेप्ड होता है। सॉसर शेप्ड कहने का मतलब एक तरफ दबा होगा और एक तरफ उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा। सॉसर शेप, एक तरफ दबा हुआ स्ट्रक्चर और एक तरफ उठा हुआ या उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये जो सिस्टर्नी है, इसकी जो नंबर होती है एनिमल्स में अलग होती है, प्लांट्स में अलग होती है। एनिमल्स में इसकी संख्या जो जाती है वो 5 to 8, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 8 जाएगी। लेकिन जब प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो इसकी संख्या 20 को क्रॉस कर जाती है। प्लांट सेल्स में हमारे सिस्टर्नी की जो नंबरिंग है वो 20 को क्रॉस करती है। इन सिस्टर्नी, जब ये सिस्टर्नी एक के ऊपर एक लगे होते हैं तो बीच में गैप बनता है। ये गैप जो आप देख रहे हैं, ये गैप, इस गैप की एक डायमीटर होती है, जिस डायमीटर को बताया गया कि ये गैप जो है वो 20 to 30 नैनोमीटर डायमीटर का होगा। ये गैप जो है वो 20 to 30 नैनोमीटर गैप का होगा और इसी के ऊपर ये सिस्टर्नी इस तरीके से लगे होते हैं, जिनकी संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर एनिमल सेल आप डिस्कस कर रहे हैं तो 5 से 8 रहिएगा, और अगर आप बॉटनी में प्लांट सेल्स डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी संख्या 20 से ऊपर जाएगी। सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो मैंने अभी बोला ये सॉसर शेप्ड है, एक तरफ ये दबा हुआ होगा और एक तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा दबा हुआ स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ये हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स सरफेस, और जो ऊपर वाला सरफेस है उभरा हुआ, ये कहलाता है कॉनकेव सरफेस। यानी ये जो हमारी सिस्टर्नी है ये पोलैरिटी शो कर रही है, दो तरह के सरफेस इसमें है। एक सरफेस है हमारा कॉन्वेक्स और एक सरफेस है हमारा कॉनकेव। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमेशा अपनी पोजीशन जो है वो सेल के अकॉर्डिंग चेंज करता है, चेंज करता जाता है। जैसे कहने का मतलब, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ, कहीं पर भी हो सकता है, कोई पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है। जबकि एनिमल सेल में इसकी पोजीशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेरिफेरी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगी, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है या जो भी इसे वर्क करना होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही करना होगा। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको जो इंफॉर्मेशन देगा उसी को ये ट्रेवल कराएगा। तो बात हम सिस्टर्नी की कर रहे हैं। सिस्टर्नी में मैंने भी बोला है कि दो सरफेस हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है, ये जो नीचे वाला जो सरफेस हो रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं, 3 नाम दिया जाता है, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस और प्रॉक्सिमल फेस। 3 फेस नाम दिया जाता है, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस और हमारा जो तीसरा है वो प्रॉक्सिमल फेस है। उसके बाद इसी तरीके से जो बाहर वाला सरफेस है हमारा, उसको भी 3 नाम दिए गए हैं, जिसे ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज और डिस्टल फेज नाम दिया गया है। अब प्रॉक्सिमल किस आधार पे दिया गया है और डिस्टल किस आधार पे दिया गया है, इसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी बोला है इसकी पोजीशन जो है, इसकी लोकेशन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। तो अगर ये मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये मेरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके नजदीक जो पार्ट होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे सिस, फॉर्मिंग एंड प्रॉक्सिमल। और जो दूर होंगे, इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये वाला सरफेस, क्योंकि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर पहुंच गया या दूर मौजूद है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल फेस।
तो दो नाम हो गए, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। दूसरी बात, मैंने यहां लिखा है फॉर्मिंग फेस और उधर लिखा है मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेस मींस बनाने वाला, मैच्योरिंग फेस किसी भी चीज को बना करके रिलीज करने वाला। तो मैंने अभी जब बताया कि ER जब भी कोई इंफॉर्मेशन भेजेगा न्यूक्लियस से गवर्न करने के लिए, तो उस इंफॉर्मेशन को जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास लाया जाता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, रिसीव करेगा। तो जिस सरफेस के द्वारा यह रिसीव करता है उसी का नाम है फॉर्मिंग फेस। एंड जब उस इंफॉर्मेशन को सेल के बाहर या सेल के अंदर रिलीज करता है तो जिस सरफेस से रिलीज करेगा उसका नाम है मैच्योरिंग फेज। ओके, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसका, दूसरा जो स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इंटरनल स्ट्रक्चर देखने पे पता चलता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसकी डायमीटर जो होती है वो 30 से 50 नैनोमीटर होती है, जिससे वेसाइकल बन करके निकलते हैं। 30 to 50 नैनोमीटर डायमीटर की इसकी ट्यूब्यूल होती है। देन फाइनली सबसे लास्ट पोर्शन या सबसे लास्ट पार्ट इसका जो होता है वो है वेसाइकल। वेसाइकल इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटे से थैले जैसी संरचना जिसकी आकार, जिसका शेप, जिसका फंक्शन अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ फंक्शन। कहने का मतलब अगर मैं इसके वेसाइकल को डिवाइड करूं तो इसमें 3 तरह के वेसाइकल बनते हैं, एक ट्रांजिएंट वेसाइकल, एक सिक्रीटरी वेसाइकल और एक क्लैथरीन कोटेड वेसाइकल। तो फर्स्ट एक एक करके बारी से तीनों को डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इज द ट्रांजिएंट वेसाइकल। अब ट्रांजिएंट वेसाइकल क्या है? तो जब न्यूक्लियस के द्वारा इंफॉर्मेशन जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बीच में और वेसाइकल के रूप में हो रहा है, उसी को बोला जाता है ट्रांजिएंट वेसाइकल। जब कोई इंफॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर हो रहा है तो जो वेसाइकल या जो बैग लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसफर होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट वेसाइकल। सेकंड इज सिक्रीटरी वेसाइकल। सिक्रीटरी वेसाइकल, जब ये वेसाइकल वन सिस्टर्नी टू अनदर सिस्टर्नी देन अनदर करते हुए लास्ट टॉप सिस्टर्नी पर पहुंचते हैं तो उसके सरफेस से बाहर की ओर रिलीज होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज बाहर की ओर रिलीज की जाती है जिसे सिक्रीटरी वेसाइकल कहा जाता है। एक चीज का ध्यान जरूर रहे, ट्रांजिएंट वेसाइकल की साइज हमेशा सिक्रीटरी वेसाइकल की साइज की अपेक्षा छोटी होनी चाहिए। रीजन, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसे धीरे धीरे स्टोर करते 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 उसकी साइज को बड़ा करता है और जब रिलीज करेगा तो यहां से उसकी साइज बड़ी हुई दिखाई देगी। तो पहला मैंने आपको ट्रांजिएंट वेसाइकल बताया, दूसरा मैंने आपको सिक्रीटरी वेसाइकल बताया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको क्लैथरीन कोटेड वेसाइकल कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मली तो क्लैथरीन कोटेड का जिक्र होता नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम लोग इसके वेसाइकल की बात कर रहे हैं तो उसको बताना जरूरी है। ये बहुत एक टॉपिक है जिसको हायर में पढ़ाया जाता है, आपके भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है और वो प्रोटीन बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस पर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उस प्रोटीन को पहले अपने अंदर या अपने सिस्टर्नी के अंदर खींच ले जाएगा। अब मान लीजिए वो प्रोटीन को सेल से बाहर ट्रांसफर होना है। लाइक एग्जांपल, जो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने इंसुलिन हार्मोन का एग्जांपल लिया, इंसुलिन बन रहा है पैनक्रियाटिक सेल में, पैनक्रियाज में बीटा सेल में। तो बीटा सेल का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इंसुलिन को बनाता है तो ट्रांसफर करेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। रीजन क्यों? बिकॉज गोल्गी कॉम्प्लेक्स को उसको पैनक्रियाज के बाहर निकालना है, तब ना जाकर के वो आके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन को
सेल के बाहर ट्रांसफर होना होगा, सेल के बाहर। तो उस दौरान हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उस प्रोटीन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद जब बाहर के सरफेस से निकाला जाएगा उसे, या निकालेगा, तो उसके चारों ओर एक कवरिंग चढ़ा देगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैथरीन कोटेड प्रोटीन, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकल जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 चीज इंक्लूड है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के बाद टिब्यूल, टिब्यूल के बाद वेसाइकल। जो सिक्रीटरी वेसाइकल है उसकी एक साइज बताई जाती है जो है 50 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर इसकी साइज होनी चाहिए। अब फंक्शन की व केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं इसकी। तो क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि इसका एक दूसरा नाम है जिसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें लिपिड का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जब लिपिड का कंटेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसमें लिपिड बहुतायत मात्रा में मौजूद है। तो इसके लिए भी बताया गया कि 60% हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 60% लिपिड मौजूद है, बाकी 40% में हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम लिपिड के टाइप पर जाएं, कौन सा लिपिड है, क्योंकि लिपिड तो बहुत ज्यादा होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, डेराइव्ड होते हैं, तो उसमें नाम आता है जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने एक नाम पढ़ा था, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड की मात्रा इसमें पाई जाती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, वो भी अलग अलग फॉर्म में होते हैं। देन फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसे इंटर में एक नाम से पुकारा जाता था जिसे हम लोग बोलते थे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता था। तो बड़ा क्वेश्चन आते थे कि वो क्यों उसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल आपने कहा। तो जैसे कहने का मतलब, जनरली हम लोग ट्रैफिक सिस्टम में जब देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को किस डायरेक्शन में जाना है, किधर भेजना है, वो डिसाइड करने वाला ट्रैफिक पुलिस है। उसी तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, वो सारा मूवमेंट हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा रेगुलेट होना है। किस चीज को सेल के अंदर रहना है, किस चीज को सेल के बाहर निकालना है, ये सारी चीजें रेगुलेट करने वाला हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। अब एक एक करके कुछ और फंक्शन पे इस पे गौर कर रहा है, किया जाए। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस का मतलब जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन को जोड़ दें, या दूसरे लैंग्वेज में कहें कि जब किसी प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देंगे, वही प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो होगा कैसे ये प्रोसेस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बना के बैठे हैं, वो जब प्रोटीन को ट्रांसफर करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की लेयर चढ़ा देगा। जब कार्बोहाइड्रेट की लेयर चढ़ती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये इसका एक मेजर फंक्शन है, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस। सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम तो पाए नहीं जाते हैं, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो इनका जो दूसरा मेन फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करना, पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस करना। ये अपने सिस्टर्नी में, अपने टिब्यूल में, अपने वेसाइकल में ये लगातार पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस करते हैं और उसे स्टोर करते हैं। थर्ड, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में जिसमें सल्फर मौजूद होता है, तो उस चीज में सल्फर को जोड़ना, जिस प्रोसेस को हम लोग अगर बायोलॉजिकल व्यू में बोला जाए तो सल्फोनेशन प्रोसेस, सल्फोनेशन प्रोसेस हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 2 नाम लेता हूं। अमीनो एसिड जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें यह बताया जाता है कि अमीनो एसिड में 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जिनका नाम सिस्टीन और मैथियोनीन है। तो सिस्टीन और मैथियोनीन में सल्फर आया कहां से, तो वो प्रोसेस जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होगा, क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसमें सल्फर को ऐड करने का काम करता है। तो ये उनका सल्फोनेशन प्रोसेस हो गया। फोर्थ प्रोसेस या फोर्थ फंक्शन इसकी कह लीजिए। इनका चौथा फंक्शन जो है, ये किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोर, कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास अगर आती है वाया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के द्वारा दिया गया है,
वो अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है इनका, वो नेक्स्ट फंक्शन सिक्रीशन का होता है। अब सिक्रीशन हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में नंबर ऑफ एंजाइम, नंबर ऑफ हार्मोन, नंबर ऑफ बायोकेमिकल जो लगातार हमारे शरीर से सिक्रीट होते हैं, उनको सिक्रीट करने का जो काम होता है वो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता क्या है या उनका सिक्रीशन कैसे करता है? जैसे मान लीजिए किसी हार्मोन का सिक्रीशन होना है, तो हार्मोन के सिक्रीशन के लिए फिर वही चीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस हार्मोन को ट्रांसफर करेगा हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाएगा नंबर ऑफ सिस्टर्नी में, एंड फाइनली जब सबसे लास्ट वाले सिस्टर्नी से वो बाहर की ओर निकलेगा तो वो अपनी साइज को बड़ा करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके शरीर से बाहर, सेल से बाहर की ओर रिलीज हो जाएगा। एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, जिसको आप लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी लाइसोसोम को बनाने का काम जो है वो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब उसे बनाता है तो सारे के सारे हार्मफुल एंजाइम या डिग्रेडिव एंजाइम को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करके उसे एक बैग में पैक कर देता है, जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। और ये लाइसोसोम जब अपर सरफेस से रिलीज होकर के सेल के अंदर जाता है तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। तो ये थे हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसके मैंने आपको फिर से मैं समरी के रूप में बता दूं। मैंने फर्स्ट आपको हिस्ट्री बताया, जिसमें मैंने ये बताया कि कैमिलो गोल्गी ने 1873 में इसे डिस्कवर किया। फिर सेकंड बात मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड बात आई इसकी अकरेंस की, ये पाया कहाँ जाता है। तो धरती पे जितने भी सेल हैं एक्सेप्ट प्रोकैरियोट को छोड़ दीजिए, प्रोकैरियोट को छोड़ करके सारे सेल में ये पाया जाएगा, चाहे वो एनिमल सेल्स हो चाहे प्लांट सेल्स हो। पोजीशन की बात अगर कही जाए तो पोजीशन इसकी फिक्स नहीं होती है। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा, कहीं इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ये बिखरे हुए होंगे। लेकिन अगर हम एनिमल सेल में आते हैं तो एनिमल सेल में इसकी पोजीशन बताई जाती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के पेरिफेरल रीजन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये पाया जाएगा। नंबर की जहां तक बात थी, नंबर वेरी करते हैं एनिमल टू एनिमल, प्लांट टू प्लांट। मैंने आपको दो एग्जाम्पल आपके सामने रखा। एक नाम रखा मैंने पैरा अमीबा का। पैरा अमीबा में गोल्गी कॉम्प्लेक्स की संख्या केवल 2 होती है, जबकि रैट के लीवर में इसकी संख्या 50 होती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो एल्गी में इसकी संख्या 25,000। अगर हम रूट में बात करें तो रूट में इसकी संख्या चली जाती है अप्रॉक्स 100 के पास। यानी इसकी नंबर किसी भी प्लांट में, किसी भी एनिमल में फिक्स नहीं है। बात आती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर 3 टाइप्स के हैं, ये 3 चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, सेम एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल सेम एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वेसाइकल, जिसको अलग अलग मैंने आपको बताया। जहां तक फंक्शन की बात है तो फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि इसे मालूम है या इसी को रेगुलेट करना है कि किस चीज को मुझे अंदर रखना है और किस चीज को सेल के बाहर हटाना है, या सारे मटेरियल्स के ट्रैफिकिंग के बारे में नॉलेज इसी को है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और फंक्शन में मैंने ग्लाइकोसाइलेशन बताया, फिर सल्फोनेशन प्रोसेस मैंने बताया, फिर मैंने पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस बताई। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का पावर भी इसी के पास है, और किसी भी हार्मोन एंजाइम को सिक्रीट करने का भी पावर हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास है। एज अ सिक्रेटरी वेसाइकल के रूप में इसे ये बाहर की ओर सिक्रीट
करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेकंड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स समाप्त हुआ। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप उसे पूछ सकते हैं, मैं उसे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जिन्होंने अब तक, मैं सारे स्टूडेंट से कर रहा हूँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको लगातार ऐसी वीडियो जूलॉजी की लगातार हर चैप्टर की मिलती रहेंगी।